Hello aspirants, at this lecture we are discussing about reasoning CSAT UPSC CSE. Let's take a look. The question is 4 tests physics, chemistry, mathematics and biology are to be conducted on 4 consecutive days, not necessarily in the same order. The physics test is held before the test which is conducted after biology. Chemistry is conducted exactly after 2 tests are held. Which is the last test held? Option ABCD, physics, biology, mathematics, chemistry. 4 tests physics, chemistry, mathematics and biology are to be conducted on 4 consecutive days, not necessarily in the same order. The physics test is held before the test which is conducted after biology. Physics test is held before the test which is conducted after biology. A test which is conducted after biology, physics test is held before the test, this test which is conducted after biology. Physics test is held before the test which is conducted by फिजिक्स फिर यहाँ पे होगा, ओके। और उसके बाद बायोलॉजी, फिर वो टेस्ट उसको मैंने टी लिखा है, वो कौन सा टेस्ट होगा आगे पता चलेगा। आप देख रहे हैं कि फिजिक्स जो है वो पहले होगा एक टेस्ट से, जो टेस्ट है वो बायोलॉजी के बाद हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि फिजिक्स यहाँ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, जो टेस्ट बायोलॉजी के बाद हुआ है उसके पहले, मतलब बायोलॉजी के बाद जो टेस्ट हुआ है वो जस्ट उसके बाद होगा। 4 टेस्ट की बात हो रही है, बायोलॉजी के जस्ट बाद जो टेस्ट है उसके पहले, तो उसके पहले स्पेस यहीं पे है। अब आगे, केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट। 4 टेस्ट होने हैं टोटल, 1 2 3 4, और बोलता है कि केमिस्ट्री 2 टेस्ट के बाद होगा। केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट। तो जो ये मैंने टी लिखा हुआ है, टेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर केमिस्ट्री होगा। केमिस्ट्री को हम सी से डिनोट करेंगे, ओके। केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट, 1 टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट एंड केमिस्ट्री। यहाँ पे आप गौर करेंगे एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट, इन्हीं चीज़ों पे आपको गौर करना है, कभी भी एरर नहीं होगा। आफ्टर केमिस्ट्री इज कंडक्टेड आफ्टर 2 टेस्ट, तो फिर ये उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट, केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट आर हेल्ड, ओके। विच इज द लास्ट टेस्ट हेल्ड। तो लास्ट टेस्ट जो बचेगा, यहाँ फिजिक्स हो गया, यहाँ बायोलॉजी हो गया, यहाँ केमिस्ट्री हो गया, तो लास्ट टेस्ट जो है वो मैथमेटिक्स होगा। क्वेश्चन पूछा गया यही कि कौन सा टेस्ट लास्ट टेस्ट है जो लास्ट में हुआ है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा मैथमेटिक्स, ओके। इसमें जो देखना था वही कि फिजिक्स के बारे में जो बताया जा रहा है वो आप गड़बड़ न कर दें कि यहाँ पे रख दें। यहाँ पे रखेंगे ऑटोमेटिकली, इसके बारे में पता नहीं था, और ये जब फिर अगला लाइन बताता है कि एग्जैक्टली 2 टेस्ट के बाद केमिस्ट्री हो रहा है। मान लिया जाए कि आपके मन में वो हो कि ये भी तो हो सकता है कि 2 टेस्ट के बाद हो रहा है केमिस्ट्री, तो मैथमेटिक्स इधर वो नहीं होगा, तो फिर तो वो 3 टेस्ट के बाद केमिस्ट्री हो गया, 4 टेस्ट की बात हो ही रही है, तो फिर ऐसा क्यों होगा। मान लिया जाए कि किसी के दिमाग में आ रहा हो 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, कि अगर यहाँ फिजिक्स हो गया, यहाँ बायोलॉजी हो गया, तो यहाँ भी केमिस्ट्री हो सकता है 2 टेस्ट के बाद। तो क्वेश्चन 2 टेस्ट क्यों बोलेगा, वो 3 टेस्ट बोलेगा ना, कि एग्जैक्टली आफ्टर 3 टेस्ट। वो बीच का मामला क्यों ऐसा मामला क्यों उठा करके रखेगा, ये समझने की बात है। इन्हीं 2 जगहों पे, एक ये कि इसके जो बाद हो रहा है उसके पहले है, इसको समझना, और दूसरा ये कि अगर बोल रहा है कि एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट, मतलब 2 टेस्ट के बाद ही, शुरुआत जिस टेस्ट का हो रहा है उसके बाद का टेस्ट है, 2 टेस्ट हो गए उसके बाद ही। इसका मतलब ये नहीं है
कि कहीं भी बीच से उठाए उसको 2 टेस्ट के बाद बोल दिए, तो फिर काउंटिंग का मतलब क्या रह जाएगा? आप किसी को भी बोल देंगे, इसी को बोल देंगे कि बायोलॉजी 1 टेस्ट के बाद हुआ है, तो इस टेस्ट का मतलब क्या रह गया? ठीक है, आप कुछ भी बोल दें, अगर बोलें कि केमिस्ट्री 1 टेस्ट के बाद हुआ है, तो फिर क्या समझा जाएगा कि कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे हुआ है या यहाँ पे हुआ है? कहीं भी हो सकता है, केमिस्ट्री यहाँ भी हो सकता है अगर आप कह दें कि 1 टेस्ट के बाद हुआ है, यहाँ भी हो सकता है अगर उस तरह से उटपटांग मानेंगे। लेकिन एग्जैक्टली आफ्टर 1 टेस्ट देन यहाँ होना चाहिए था। एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट जब बोला है तो वो चौथा पोजीशन पकड़ ही नहीं सकता है, वो यहाँ होगा। और 3 टेस्ट बोलता तो यहाँ होता, 1 टेस्ट बोलता तो यहाँ होता। ऐसे मैंने 1 टेस्ट का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपको यहाँ समझ में आए कि अगर यहाँ पे केमिस्ट्री है और एग्जैक्टली आफ्टर 1 टेस्ट बोला जाए तो कैसा लगेगा आपको? समझ में आ रहा है आपको कि क्या फीलिंग आएगी? करे इस तरह से तो हम लोग कुछ फिक्स कर ही नहीं सकते हैं। इसमें इतना ही था समझने के लिए कि कौन कहाँ आएगा और क्यों आएगा। ओके, आप स्नैप ले लिए होंगे, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। बहुत ही आसान है, छोटा है प्रश्न, लेकिन अगर आप ये 2 जहाँ मैंने बताया है बार बार, इन 2 जगहों पे फोकस नहीं किया तो गड़बड़ होगी। और ऐसे गड़बड़ियों के बाद अक्सर स्टूडेंट मानते नहीं हैं बहुत देर तक, जब तक उसका एग्जैक्ट आंसर ना आ जाए। और बार बार बहुत सारे किताबों में या कोई आयोग के आंसर पे भी कभी कभी अगर मूड ना सेट हो रहा हो तो लोग सवाल उठाते रहते हैं। बट बहुत सारे किताबों में बहुत जगह और इस तरीके से जब समझाया जाता है तो फिर लास्ट में मानते हैं। तो बात यह है कि आपके मानने और नहीं मानने का जो प्रोसीजर है वो इसीलिए है कि आप लॉजिकली उस चीज़ को देखें और समझें कि कोई चीज़ बना है तो बस यही बना है। रीजनिंग का टेस्ट या अरिथमेटिक में भी बहुत जगह जो लोग बोलते हैं कि फंसाया जा रहा है, तो वो यही है, वो केवल और केवल लैंग्वेज है। लैंग्वेज के थ्रू आपको कसा जा रहा है कि आपका लॉजिक कितना एग्जैक्ट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी is more than that of C and D taken together. The sum of income of A and C is the same as that of B and D taken together. Moreover, earns half as much as the sum of the income of B and D, whose income is the highest. Option A, B, C, D. Exactly A, B, B, C, D, D. अब इसे देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को भी रीजनिंग में ही रखा जाना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स भी इनपुट है और यूपीएससी अक्सर अपने दायरों में क्रॉस करते रहती है और ऐसा प्रश्न तो बहुत सारे जगहों पे आता है। तो आप इन क्वेश्चंस को रीजनिंग में ही समझें और समझिए, कहीं भी मैथ में रीजनिंग में आपका काम है बनाना। मैं पहले भी बार बार अपने लेक्चर्स में बोल चुका हूँ कि जैसा यूपीएससी बोलता है, वो सीसेट का क्वेश्चन हो, सीसेट का रीजनिंग हो, सीसेट का मैथमेटिक्स हो, स्टैट हो या पैसेज हो, एनालिटिकल रीजनिंग हो, जो भी हो, डिसीजन मेकिंग हो, हर जगह आपको यही करना है कि जैसा कह रहा है वैसा एग्जैक्टली चलिए। एक फॉर्मूला आपके पास है लॉजिक कि जैसा कह रहा है एकदम कसे हुए लॉजिक में वैसे आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ सॉल्व होगा। प्री का जो क्वेश्चन आता है जीएस में, वहाँ भी कई एक जगह बात हम बोलते हैं घुमाया जा रहा है, घुमाया नहीं जा रहा है, वो एग्जैक्टली कसा हुआ है, वहाँ आपको उस फॉर्मेट में चलना है। यही हाल मेंस में है। मेंस के क्वेश्चन में भी लोग इन्फॉर्मेशन होते हुए ज़्यादा अच्छा नंबर लाते हैं कि क्वेश्चन बोलता है कुछ और करते हैं कुछ और हर कोई अपने आंसर के लिए कॉन्फिडेंट है। और लास्ट में यूपीएससी को कोसना, अगर नंबर कम आया है, सिलेक्ट हो गए हैं कोई बात नहीं, और नहीं हुए हैं तो इस बात के लिए कोसना कि इतना इन्फॉर्मेशन है, इन्हें कम जानकारी था, उनका कैसे हो गया, एट्सेट्रा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन, इनका जो इनकम है, जो सम है, सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी टेकन टुगेदर। यहाँ पे सम बोल रहे हैं, वहाँ टेकन टुगेदर बोल रहे हैं। बात वही है कि ए और बी, इसको हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है, इसका सम की बात आ रही है, तो ये ज़्यादा है किससे, सी और डी को अगर टेकन टुगेदर किया गया है तो एक साथ लेने पे उनके इनकम का लिखता है। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी टेकन टुगेदर। ये एक हमारे पास समीकरण आया। अगला, द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी। चलिए यहाँ ए एंड सी ले लेते हैं, ए एंड सी भी लेंगे तो ए प्लस सी करेंगे। सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज़ द सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी टेकन टुगेदर।
ये सेम है बी प्लस डी के, एक साथ इनकम लिया जा रहा है तो प्लस तो हम कर ही सकते हैं, ए प्लस सी, बी प्लस डी, इधर भी जो किया गया। मोर ओवर अर्न्स हाफ एज मच एज द सम ऑफ द इनकम ऑफ बी एंड डी। यहाँ पे मैंने छोटा ए लिखा है, वो एरर हुआ है। Moreover, A earns half as much as the sum of the income of B and D। कहना है कि A जो है वो हाफ अर्न करता है B एंड D के। तो चलिए ये भी एक हम डेटा ले लेते हैं कि A का इनकम हाफ है, मतलब कि B प्लस D इक्वल टू 2A हम करें तो ये इक्वल होगा, मतलब 2 बार इनकम ए का, अगर वो 50 रुपये कमाता है 2A की मतलब 100 रुपीज़, अगर उसको डबल करेंगे तभी बी और डी से मुकाबला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 3 समीकरण आए। पूछता है कि किसका इनकम हाईएस्ट है। तो पहले देखिए कि जब बी यहाँ हो ए के साथ तो सी और डी के इनकम को मिलाने पर भी ये ज़्यादा होता है, और यही समीकरण जब उलट जाता है, सी आ गया इधर और बी चला गया उधर, तो बराबर हो जाता है। दैट मीन्स कि पहले तो ये देख लीजिए कि ए और डी वही हैं, जो भी इनकम उनका है वो लिए हुए, लेकिन बी और सी का उलट पलट, अगर बी इधर आएगा तो इसका इनकम ज़्यादा और वो कम, और अगर सी इधर आ गया तो दोनों बराबर। ध्यान दीजिए बार बार, बी यहाँ पे है, इधर आया तो इनकम ज़्यादा, और अगर सी यहाँ आ गया तो इनकम बराबर। इसको गौर कीजिए, बी इधर आता है तभी ज़्यादा होता है, अदरवाइज बी और डी वहाँ हैं और ए सी यहाँ है तो बराबर है। दैट मीन्स इसका एक ही मतलब है कि बी जैसे ही इधर आएगा और सी इधर जाएगा तो मतलब बी का इनकम ज़्यादा है, सी का कम है, तभी ये प्रभाव हो रहा है। अगर सी इधर आ गया तो दोनों बराबर हो गए, और बी इधर आ गया, ए डी वही है तो हम सी बी में ही देखेंगे कि कुछ भी इनकम हो, किसी का कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे सी और बी में बी का इनकम ज़्यादा है, तभी ये ऐसा सीन बना। ओके, एक सीन हमारे पास ये क्रिएट हुआ। आगे उसने ये बताया कि बी और डी जो है वो मिला दिया जाए तो 2A, मतलब कि बी और डी का हाफ है ए। चलिए, बी और डी का अगर हाफ ए है तो नेचुरल सी बात है कि ये भी हाफ होगा। अगर ये 50 रुपीज़ है तो नेचुरल है कि ये 50 होगा, तभी ये इनसे बराबरी कर पाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इससे एक समीकरण ये निकलता है कि A इक्वल टू सी। ध्यान दीजिए, अब हमारे पास क्या क्या सीन आ रहा है कि एक A है, इसके बराबर C है। ठीक है, और नेचुरल सी बात है कि जैसे C अधिक था B और C में, B बड़ा है और C छोटा है, मतलब B को अगर हम मान लिया जाए, कोई भी डेटा ले लिया जाए, अगर इसको 51 करेंगे तो 49 करेंगे, हो सकता है 60 हो और ये 40 हो, जो भी हो, तो वो तो एग्जैक्ट निकलेगा उस पर बाद में, वो तो हमारा काम अभी है नहीं। हमें देखना है कि किसका इनकम ज़्यादा है। एक सीन तो दिख रहा है कि C जो है वो कम है B से, दैट मीन्स कि C भी B से छोटा है और A भी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ओके, अब इस पूरे ABCD में ये फिक्स हो गया कि B बड़ा है A से भी और C से भी। ठीक है, B अब जब बड़ा है तो जैसे ही C यहाँ आ रहा है और B यहाँ आ रहा है तो क्या होता है कि ये बड़ा हो जाता है। D के प्रभाव से ऐसा कुछ भी योगदान नहीं मिलता है C को कि ये बड़ा ना हो। ठीक है, ये वाला सीन अगर यहाँ आता है तो बराबर ना हो जाए, मतलब D के योगदान से ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। B अगर यहाँ आए तो ये बड़ा हो गया, C वहाँ गए, इसके बराबर का हिस्सा अगर यहाँ है तो भी ये बड़ा है। दैट मीन्स कि B इससे भी बड़ा होगा। ये 50 रुपये, इसको एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 50 रुपये है और हमने सिद्ध कर दिया है ये भी 50 रुपया है। ओके, जब ये दोनों 50 हैं तो नेचुरल सी बात है फिर भी ये बड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि D B से कम ही है, चाहे जो भी है। ओके, तभी तो यहाँ पे ये दोनों मिल के भी 100 रुपये बना रहे हैं, तो ये दोनों मिल के 100 रुपये बना रहा है, और ये तय है ये 50 से तो अधिक है, मतलब ये अगर मान लीजिए ये एक 51 है तो ये 49 होगा। वो डेटा लिखने के बाद आपको ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा। अब आप देख सकते हैं कि क्या सीन है।
उसी रुपीज़ को इधर भी आप फिट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप 51 करते हैं, एक मैंने डेटा लिया है एग्जैक्ट, ये हो ना हो, और यहाँ पर 49, तभी तो ये मिला के 99 हुए और ये 101। कोई और भी डेटा हो सकता है, मैं एक डेटा समझाने के लिए दे रहा हूँ लगातार, इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है कि हमें बस वहीं तक देखना था कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर इनका बराबर होने का एक ही शर्त होगा कि अगर ये 50 रुपीज़ से 0.1 भी, कुछ भी 0.001 भी अगर अधिक है तो वो उतना ही कम है, तो दोनों मिलके ये 100 बना है, तभी ये दोनों बराबर हुए। दोनों मिलके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये दोनों मिलके 50 100 हैं, तो ये भी दोनों मिलके 100 हो रहा है, और ये बड़ा है तो वो छोटा होगा ही होगा। तो बी से डी भी छोटा हो गया, बी से सी और ए भी सिद्ध हो गया कि छोटा है। आप क्लियर देख सकते हैं। जैसे ही वो बात बताया गया यहाँ वाला कि बी और डी का इनकम मिला दीजिए तो ए उससे हाफ हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसलिए मैंने उसको जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये हाफ है तो 2a करेंगे तभी बराबर होगा। वो आप समझ रहे होंगे, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैंने क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है। फिर भी मैं दोबारा इसको ढंग से कर रहा हूँ कि जब वो हाफ है, ए हाफ है बी और डी से, आप एक कंडीशन देखिए कि बी और डी से ए हाफ है, तो नेचुरल सी बात है कि ये भी उतना ही है, ये दोनों मिलेंगे तभी इससे बराबरी हो पाएगी। और अगर आप कोई और डेटा लेने का प्रयास करेंगे तो फिर बहुत सारे जगहों पे दिक्कत आने लगेगी। यही डेटा है। चलिए, तो जब ये डेटा क्लियर हुआ है तो हमारा आंसर क्या होगा, ये तो हमने देख लिया है चारों तरफ कि बी आंसर होगा, बी सबसे बड़ा संख्या है। इन दोनों में अलग अलग तरीके की उलझनों को यूपीएससी ने रखा था, और अब आप, मुझे लगता है कि बहुत हद तक क्लियर हो चुका होगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।